वेट, पीएनएस के लिए सबसे बेस्ट मॉडलिटी मानी जाती है सीटी स्कैन। क्लिनिकल इंडिकेशन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्यों सीटी स्कैन माना जाता है। सीटी स्कैन क्यों माना जाता है? क्योंकि कोई भी पॉलिप, मिकोजल थिकनिंग, फंगल इन्फेक्शन, कोई मास हो या लीजन हो, ठीक है, इसके वजह से जो साइनसेस की बोन है उसके डिके होने के चांसेस होता है, और ये बेस्ट विजुलाइज होता है किसमें? सीटी स्कैन में। पैरानेजल साइनसेस ये क्या है? खाली जगह है जो किस चीज़ की बनी है? बोन की है, इसमें मसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो सीटी में ये बोनी स्ट्रक्चर बेटर विजुलाइज होता है। हाँ, उसके अंदर अगर साइनसेस मतलब साइनसाइटिस है, इन्फ्लामेशन है, तो अगर फ्लूइड होगा तो पता चल जाएगा एचयू वैल्यू के बेस पे। पॉलिप या मास है तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब एमआरआई की ज़रूरत कब पड़ती है? देखो, एक तो कोई रेडिएशन से बचना चाह रहा हो, ठीक है। सेकंड थिंग, वो मास का नेचर कैरेक्टराइज नहीं हो रहा, मास का नेचर कैरेक्टराइज नहीं हो रहा, तो मतलब 100 में से ऐसे हार्डली 10% केसेस हैं जिसमें एमआरआई पीएनएस की नीड पड़ती है। अदरवाइज पीएनएस के लिए, पैरानेजल साइनसिस के लिए बेस्ट मोडालिटी सीटी स्कैन, ठीक है। तो हम सीटी को भी यहाँ पे मैं डील कर दे रहा हूँ। सीटी में कुछ नहीं, जस्ट लाइक एक्सरे की तरह जैसे पोजिशनिंग हम करते हैं, सीटी हेड की जैसे पोजिशनिंग करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही करनी है। स्काउट लोगे आप, स्काउट सीटी में, तो स्कल एपीलेटरल जैसे एक्सरे का इमेज दिखती है वैसे ही दिखेगा, क्लियर है। उसमें जब आप लेटरल की इमेज देखेंगे या एपी की इमेज देखेंगे तो फ्रंटल साइनसेस एक्सरे में आपको क्लियरली विजुलाइज होगा। कैसा दिखेगा फहद एक्सरे में? फ्रंटल साइनस कैसा दिखेगा? हाइपो ब्लैक, मतलब एयर रहेगा, तो एयर दिखेगा। तो आप फ्रंटल साइनस जहाँ दिख रहा है उससे थोड़ा सा ऊपर फ्रंटल बोन कवर करना है। क्यों कवर करना है? क्योंकि उसको रिफॉर्मेट करेंगे आप एक्सियल, कॉर्नल, सैजिटल तीनों में, तो थोड़ा ऊपर से कवर करना है, ठीक है। नीचे कहाँ तक जाएंगे आप? मैक्सिलरी साइनस, ये भी आपको दिखाई देगा, एयर रहेगा, एयर की वजह से वो हाइपो दिखेगा ही, ठीक है। तो आप मैक्सिला पूरा कवर करेंगे, ठीक है, मैंडिबल नहीं, सिर्फ मैक्सिला, ठीक है। अपर जाओ, ठीक है, तो ये आप कवर करेंगे। फ्रंटल बोन टू मैक्सिलरी बोन, फ्रंटल बोन टू मैक्सिलरी बोन आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, या फ्रंटल साइनस टू मैक्सिलरी साइनस, ठीक है। बट साइनस में बिल्कुल जहाँ पे साइनस इंड हो रहा है वहाँ पे छोड़ने पे क्या दिक्कत है? एक्सियल में तो आपको सही दिख जाएगा, जब आप कॉर्नल देखेंगे या सैज देखेंगे तो लास्ट इंड पॉइंट आपको करेक्ट समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊपर, क्लियर है? डन। चलो, पीएनएस की बात करते हैं एमआरआई में। एमआरआई पीएनएस में इंडिकेशन, एक तो मैंने ये बताया कि कोई रेडिएशन से बचना चाहता है, या कभी कभी ये भी होता है कि पेशेंट इतना ज़्यादा प्रॉब्लम को बताता है कि उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि इसको बड़ा से बड़ा टेस्ट लिख दो, उसको लगे कि मेरा इलाज, मतलब एक ही प्रॉब्लम को वो 10 तरीके से बताएगा, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है। तो बहुत सारे डॉक्टर के पास हम कॉल करते हैं कि सर किस लिए करा रहे हैं? बोले आप तो कर दे बस, ठीक है। क्योंकि कितनी बार चेस्ट एक्सरे की नीड होती है, उसको एमआरआई चेस्ट लिख दिया जाता है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप हिस्ट्री के पीछे बहुत सारे वजह हो, ठीक है।
आप हिस्ट्री जब लेने जाओगे तो भाई सर एमआरआई चेस्ट किस लिए करना है, बोले कि उसको मशीन में डालना और जितना लंबा देर हो सके उतनी देर रखना, उसको लगे कि मेरा इलाज अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, अटेंशन सिकनेस, उसको अटेंशन की नीड होती है, उसको लगता है कि मेरी तरफ ज़्यादा लोग अटेंटिव है, इसका मतलब मेरा ट्रीटमेंट बेटर चल रहा है। ठीक है, तो एमआरआई पीएनएस इस तरह से भी आता है, जिसमें सीटी लिख देंगे, सीटी से बड़ा टेस्ट हुआ ना एमआरआई, तो इसलिए भी आता है। वैसे इसमें इंडिकेशन में सस्पेक्टेड साइनसाइटिस वन ऑफ द कॉमन इंडिकेशन। वैसे नो डाउट आप इसमें रेडिएशन से बच सकते हैं, एक सिंगल सीक्वेंस लो और आपको साइनसाइटिस का पता चल जाएगा। फ्लूइड है, म्यूकोजल थिकनिंग है, मास है, ये पता चल जाएगा। हाँ, बोनी इरोजन उतना बेटर पता नहीं चलता। ठीक है, अदरवाइज इसमें भी पीएनएस के लिए साइनसाइटिस आपका क्लियरली दिखाई, सस्पेक्टेड साइनसाइटिस। फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, तो इस केस में क्या कॉन्ट्रास्ट स्टडी, पीएनएस जनरली प्लेन एमआरआई में कभी कभी आता है, वही एक आध केस जो आ गए, अदरवाइज फंगल इन्फेक्शन, स्फेनोइडल मास, स्फेनोइडल मास में फेस में भी इंक्लूड हो सकता है, पीएनएस में भी, फेस एंड नेक में तो होगा ही पीएनएस के लिए। ये स्फेनोइडल मास पीएनएस की तरफ कब जाता है, ये मास आपकी सारी साइनसेस को ही इन्वॉल्व कर रखता है। स्फेनोइडल मास, स्फेनोइडल और पॉलिप, ठीक है। ये जो फंगल इन्फेक्शन चला था कौन कौन सा, कोविड के वक्त ब्लैक फंगस, ठीक है, तो ये उसमें ये फंगल इन्फेक्शन के वक्त एमआरआई पीएनएस बहुत ही ज़्यादा हो गए। ठीक है, पोस्ट ऑप केस, फॉलोअप केस और पोस्ट ऑप केस, ठीक है। ये फॉलोअप या पोस्ट ऑप केस में सीटी से बेटर माना जाता है एमआरआई। रीजन क्या है कि देखो, प्राइमरी चीज़ें तो पता चल गई, ठीक है, ट्रीटमेंट भी हो गया, ट्रीटमेंट होने के बाद जो इन्फेक्शन था वो कंट्रोल्ड में है या नहीं है, ठीक है। और ये फंगल इन्फेक्शन इथमॉइडल से होते हुए फ्रंटल और फ्रंटल से होते हुए ब्रेन में, ठीक है, तो ब्रेन में भी जाता है, तो इसका पीएनएस के साथ एमआरआई ब्रेन विथ कंट्रास्ट और पीएनएस विथ कंट्रास्ट दोनों होते हैं, ठीक है। और इसका एक ही मॉडलिटीज है, मतलब सीटी से कई गुना ज़्यादा एमआरआई में, क्योंकि इसमें नेचर कैरेक्टराइज हो जाता है, ठीक है। तो फॉलोअप केस और पोस्ट ऑप केस हो गया, मेजर इंडिकेशन आपके यही है एमआरआई में। और अगर आप चाहते हैं कॉइल कौन सी यूज होगी, ब्रेन कॉइल, रीजन क्या मेंशन करोगे, फ्रंटल टू मैक्सिला, फील्ड ऑफ व्यू की बात करते हैं, ठीक है। 18, देखो अगर सीटी में हम बात करें तो सीटी में हमें लोअर जॉ इंक्लूड करने की नीड नहीं है, ठीक है। इसमें 18 से 20 का एफओबी रखा जाता है, स्लाइस थिकनेस जस्ट लाइक ऑर्बिट की तरह,
and spacing will be 0.5। थोड़ा सा पीएनएस में ऑप्टिक नॉब जैसा पतला कुछ देखना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा मोटा आप रख सकते हैं लोग। वैसे आप डायग्नोस्टिक सेंटर में जाओगे तो 4 mm के भी कट्स लेते हैं, 4 mm और 1.5 की स्लाइस थिकनेस तक भी चलता है। मुझे कि पीएनएस में ऐसा क्या देखना है जो 3 mm के कट्स की नीड ही नहीं है। बट आइडियली अगर आप थेरेटिकली जाओगे तो 2.5 to 3 mm के कट्स चाहिए होते हैं, थिन कट्स। 3 mm तो चाहिए ही चाहिए, 3 mm से कम ले रहे हो तो और बेटर, ठीक है। फील्ड ऑफ व्यू, स्लाइस थिकनेस, स्पेसिंग, ठीक है, इसकी पिक्स ले लो। इसके बाद सीक्वेंसेस मेंशन कर देता हूँ। सीक्वेंसेज पैरानेजल साइनसेस, पिक्स लो। पैरानेजल साइनसेस में एयर है, ठीक है, बीच में एयर है, बोन है। एयर बोन इंटरफेस के जगह पे प्रॉब्लम क्या आती है, ठीक है, तो ये आर्टिफैक्ट क्या होगा, फैट सेपरेशन उतना बेटर विजुलाइज। रूटीन T2 वेटेड T1 वेटेड में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप फैट सेपरेशन सीक्वेंस लोगे तो इसमें जो जहाँ पे एयरबोन इंटरफेस वाला एरिया है वहाँ पे फैट प्रॉपर सप्रेस नहीं होगा, तो इसमें हम प्रीफर करते हैं स्टर। क्या लेंगे हम, स्टर, स्टर क्यों लेंगे, समझ में आया, ठीक है। ऑर्बिट में इस तरह की दिक्कत नहीं है, ऑर्बिट के केस में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, बट साइनसेस में ये नेजन पे सेंटरिंग विल बी ऑन, नेजन पे ही होगा ना, कहाँ सेंटरिंग होगा, नेजन पे। वैसे मैं पूछ रहा हूँ होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे होता है। हेलो, नहीं, मैं 130 में आऊँगा। कभी भी यहाँ पे ऐसे नहीं बताना है, ठीक है। सेंटरिंग कहाँ करके आए, यहाँ पे, ठीक है। कैसे बताते हैं, तुम नहीं बताते हो, बाकी लड़के कैसे बताते हैं, हाँ क्या, कैसे, जैसे पीएनएस की सेंटरिंग कहाँ करके आते हैं, बताओ। चलो, वहाँ पे तो कोई भी नहीं करता, एमआरआई में सब लोग यहाँ करके आते हैं, सब चिन्ह एक ही वर्ड बोलता है, कहाँ सेंटरिंग करके आया हो, चिन्ह पे करके आया हो, जबकि चिन्ह कोई भी सेंटरिंग नहीं है। क्यों नहीं है, चिन्ह को बताओ, क्या पता है ना कल्पना, नहीं, वैसे चिन्ह एज ए सेंटरिंग पॉइंट लेते हैं, क्यों नहीं लेते, अम्बलाइकस और चिन्ह को सेंटरिंग के तौर पे नहीं लिया जाता है, रीजन क्या है, पोजीशन। देखो, अगर पेशेंट ने सिर ऐसे कर लिया तो नीचे आ जाएगा, ऐसे कर लिया तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कोई लैंडमार्क नहीं है। लैंडमार्क की बात हो रही है ना, तो लैंडमार्क आप क्या बताएंगे, जैसे बुद्ध बाजार रोड बोल दिया, ठीक है। लैंडमार्क ऐसा बताया जाता है जो चेंज नहीं है, यस और नो, ठीक है। सुनो, गलती तुम्हारी है जो यहाँ पे करते हो,
तुम क्या जानते हो? यहाँ पे करते हैं। कभी ना अपना नोट्स भी पढ़ लिया करो, खुद का लिखा हुआ नोट्स है। तुम कहाँ पढ़े हो? नहीं नहीं, तुमने कहाँ पढ़ा है स्पाइन में? है यहाँ पे हाइवाइट पे। तो तुम जब पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है तो हाइवाइट और इसमें कितना फर्क है? अगर तू चिन पे भी हाइवाइट पे भी करके आया तो उसको पता चलेगा कि तुम चिन पे करके आए हो या हाइवाइट पे करके आए हो। बढ़िया टाइम पास हो रहा है, ठीक है। चलो आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहला सीक्वेंस क्या लेंगे हमारे में? कॉर्नल में स्टर, सेकंड T1। स्टर के बाद प्रीफर्ड सीक्वेंस कौन सा होगा? T1। आफ्टर दैट आप T2 जो है इसको कॉर्नल में ऑप्शनल रख सकते हैं, बट हमारे यहाँ मैंडेट है, बाकी जगह के लिए ऑप्शनल है, ठीक है। एक्सियल में आपका T2 और स्टर, ठीक है। ये आपके 5 सीक्वेंस चाहिए होते हैं। इसके अलावा DWI, डिफ्यूजन वेटेड इमेज, क्यों? क्योंकि एमआरआई के मैक्सिमम इंडिकेशन क्या है? सारे फंगल इन्फेक्शन, पॉलिप, मास, ट्यूमर, ठीक है, स्पेनोइडल मास, एथमोइडल मास। तो इसमें आपको DWI एक्वायर करना है। ये देखो, ये जो चीज़ें ऑप्शनल रखी जाती हैं किस लिए? इंडिकेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। सभी में अब सिंपल पैनसाइटिस है तो उसमें डिफ्यूजन वेटेड इमेज लेने का कोई रोल नहीं बनता है, बट वो पैनसाइटिस ही है, कोई मास या लीजन नहीं है, बोनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं, तो इसीलिए रेडियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इस प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज कर देता है, ऑप्शनल को हटा देता है कि लेना ही लेना है, ठीक है। किस में लेना है? जैसे एमआरसीपी में DWI का कोई रोल है क्या? बताओ क्या रोल है? एमआरसीपी का इंडिकेशन क्या है? हमारे को एमआरसीपी जीबी देखना है, डक्ट देखना है, यही देखना है ना एमआरसीपी, ठीक है। बट उसमें अगर देख रहे हैं हम कि हाँ अल्ट्रासाउंड में क्या मिला, CBD डायलेटेड है, ठीक है। MR किया आपने, उसमें क्या बोला है कि जो आपका ड्यूडेनम है वहाँ पे ड्यूडेनल मास है या जीबी मास है या पैंक्रियाटिक मास है, ठीक है। आपने रूटीन एमआरसीपी करके निकाल दिया, डिफ्यूजन वेटेड इमेज नहीं ली, क्यों? क्योंकि आपको मास दिखा ही नहीं, ठीक है। एक टेक्नीशियन ने कि मास दिखा और उसमें DWI भी चला दिया, ठीक है। तो आइडियली DWI चलना चाहिए, लेकिन DWI चलाने के लिए अगर ऑप्शनल लिखा जाए तो यानी उसको फुल कमांड होना चाहिए इमेजिंग पे, उसको मास, लीजन, इन सब चीज़ों में, या ड्यूडेनम में कोई फिकल मैटर पड़ा हुआ है, ये मिल पड़ा हुआ है या फूड पार्टिकल पड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें उसको कंफर्म है तो DWI स्किप कर सकता है। अदरवाइज पता चला कि DWI स्किप कर दिया और हेड ऑफ पैंक्रियाज पे मास था। क्लियर है? तो वैसे ही PNS में भी DWI ऑप्शनल है, ठीक है, लेकिन बहुत सारी जगह पे इसको मैंडेट कर दिया जाता है चलाना। क्यों? क्योंकि 10 केस में से 2 केस में आपने ऐसा भी कर दिया जिसमें ज़रूरी था और नहीं चलाया, तो उससे बेटर है कि इसको चला ही दो। 2 से 2.5 मिनट का एक सीक्वेंस होता है, इसको रन कर दो, ठीक है। वैसे ही कॉर्नल में T2 की नीड कभी पड़ती है, कभी नहीं पड़ती है,
ठीक है। तो बाकी ये सीक्वेंस आ गया। सैज का कोई रोल नहीं है, बट बहुत सारे डॉक्टर सैज में एक सीक्वेंस मांगते हैं। सैज में अगर सिंगल एक सीक्वेंस चलाना पड़े पैरानेजल साइनसिस के लिए, तो कौन सा चलाओगे? देखो, आप T2 की बात कर रहे हो ना, फेस में आप इमेज देखोगे तो सराउंडिंग में फैट, मसल, पॉलिप, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो प्रिफर्ड सीक्वेंस हमारा क्या होता है? एस्टर। एस्टर में क्या होगा? जो चमक रहा है वो फालतू है, मतलब यानी डिजीज है। जो भी एस्टर में चमक रहा है क्या है? पैथोलॉजी है। ठीक है। तो सैज में अगर हम कोई एक सीक्वेंस लेना चाहें तो वो है एस्टर। इसमें भी देखो, सबसे पहला सीक्वेंस क्या लिया? एस्टर लिया। सैज में एस्टर, बट ये ऑप्शनल है। ठीक है। अब हम बात करते हैं पोस्ट कंट्रास्ट की। पोस्ट कंट्रास्ट में T1 विद फैट सेट, प्री कंट्रास्ट और पोस्ट कंट्रास्ट। बट प्रॉब्लम ये है कि फैट सेपरेशन का इशूज यहाँ पे बनेगा। इसी वजह से तो हमने एस्टर लिया था। फैट सेपरेशन में जहाँ पे भी साइनस है वहाँ पे फैट प्रॉपर सप्रेस नहीं होगा, तो वहाँ पे कोई मास है तो उसमें इन्हांसमेंट हो रही है या फैट सेपरेशन नहीं हुआ, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ये क्लियर नहीं होगा। कोई डाउट? तो हम क्या चलाएंगे फिर? सैज एस्टर चलाएंगे। डिक्सॉन चलाएंगे। डिक्सॉन ही ऑप्शन है ना हमारे पास। अगर रूटीन T1 फैट सेट नहीं चल पा रहा है तो हम क्या करेंगे? क्लियर है? नहीं? और किस प्लेन में? T1, ये डिक्सॉन बेस। आइडियल के नेम से हो सकता है, फ्लैक्स के नेम से हो सकता है। ठीक है, आप लावा को भी चला सकते हो वहाँ पे थोड़ी स्लाइस थिकनेस बढ़ा के। तो डिक्सॉन मैंने लिख दिया। ठीक है। कॉर्नल में T1, आइडियल, फ्लैक्स, ये दोनों में से कोई भी। T1 डिक्सॉन। ठीक है। ये प्री कंट्रास्ट। और कॉर्नल एक्सियल। फिर सैज की बात बता रहा हूँ, ये ऑप्शनल ही रहेगा। T1 क्लियर है? या तो आप ये चलाओ या फिर सॉरी, सैज में आप लेंगे टू पोस्टीरियर पूरा रिफॉर्मेट होके। स्फेनोइडल बोन से पीछे हमारे को नीड नहीं है। अगर सैज आप लेते हो तो पूरा राइट टू लेफ्ट पूरा कवर करना पड़ेगा, ये एरिया ज़्यादा होगा PNS के लिए। अगर आप यहाँ से फ्रंटल से स्फेनोइडल लोगे तो ये एरिया कम होगा, तो आप ये कॉर्नल में लो। अगर आप रिफॉर्मेट भी करोगे, जो हम ये भी FOB ले रहे हैं ना, कॉर्नल एक्सियल सैज, ये भी स्मॉल FOB है, 18 से 20 का FOB है, तो ये स्फेनोइडल से पीछे नहीं जाएगा। ठीक है। ये आपका ऑक्सीपिटल वगैरह ये वाला एरिया या नेक का ये पीछे वाला एरिया इसमें इंक्लूड वैसे भी नहीं होगा। ठीक है। तो कॉर्नर में T1 क्यूब प्री और कॉर्नर में T1 क्यूब पोस्ट होता है। एक प्लेन में आप प्री और एक में ही पोस्ट लेके स्टडी को आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलो।
पिक्स ले लो इसकी। चार फिल्में जाती हैं। कॉन्ट्रास्ट में रिफॉर्मेट आप कर रहे हो, सैज छोड़ दो, एक्जेल और कॉर्नल। ठीक है, सैज की फिल्म में कोई नीड नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं फेस एंड नेक। फेस एंड नेक का इंडिकेशन, फेस एंड नेक किसका किसका छूटा था? एनाटॉमी, एनाटॉमी वाली क्लास में कौन कौन नहीं आया था? मैं थे, सही में आए थे। जिस दिन दांत का बताया था। हाँ बिल्कुल सही बोला। अच्छा, ये टीथ का कंसेप्ट क्लियर हुआ? अबे यार कितनी बार, क्या तुम्हारा गुम हो गया? तुम्हारे बैच में जो पढ़े थे वो गुम हो गया? वेरी गुड।